ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असउद्दीन ओवैसी ने स्टेटमेंट देकर जो बोला कि एक दिन भारत में एक हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री होगी, इससे सियासत काफ़ी गर्मा गई है। और आज इस वीडियो के तहत हम जानने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर ऑल ओवैसी जैसे लोग किस प्रकार की राजनीति और कैसे करते हैं। भारत में इस्लाम और जो इस्लाम अरेबिया में है, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। डॉक्ट्रिनल लेवल पर जो अरेबिया का इस्लाम है, उसमें सबसे पहले तो किसी प्रकार के जात पात भेदभाव या हायरार्की आज कंप्लीटली मना है। लेकिन जब हम भारत में इस्लाम को देखते हैं तो इस इस्लाम में हायरार्की भी है और इस इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण कास्ट फैक्टर भी है। आज किस इस्लाम के वर्ग में आप भारत में पैदा होते हैं, कौन से मुसलमान फैमिली में आपका जन्म होता है, उससे सिर्फ आपका स्टेटस ही नहीं बल्कि आपका ऑक्यूपेशन और सबसे महत्वपूर्ण कि आप मदरसे का कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप मस्जिदों का कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और आपकी राजनीति में क्या हैसियत होगी, इन चीज़ों पर ही निर्भर करता है। इस्लाम जब भारत में आया तो इसको लाने के लिए दिल्ली सल्तनत एक जगह और दूसरी जगह मुगलों का जो पूरा का पूरी हुकूमत थी वो रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत और मुगलों की अगर हम राजनीति को भारत में देखें तो जब ये दोनों वर्ग भारत में आए और अलग अलग तरीकों से इन्होंने भारत में इस्लाम को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करी, तो एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण देखने को ये मिलती है कि इनके साथ बहुत सारे तुर्किक और पर्शियन लोग भी भारत के अंदर प्रशासन चलाने के लिए आए थे। ये जितने भी लोग भारत के अंदर तुर्किक और पर्शियन डिसेंट के लोग जिन्होंने प्रशासन चलाने के लिए भारत के अंदर एंट्री प्राप्त करी और साथ में वो दिल्ली सल्तनत और मुगलों के साथ के उनके प्रशासन में जुड़कर उन्होंने उस समय हुकूमत को चलाने की कोशिश करी, ये एक वर्ग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परमानेंट बन गया। इस वर्ग ने अपने आप को सुपीरियर मुसलमान मानना शुरू कर दिया। इन्होंने एंडोगेमी प्रैक्टिस करके सबसे महत्वपूर्ण तरीके से अपने ही सोशल स्टेटस के अंदर अपनी पूरी की पूरी राजनीति हायरार्की इसको सस्टेन और मेंटेन करने की कोशिश करी। और ये सुपीरियर मुस्लिम्स जो थे, इन्होंने एजुकेशन पे भी कंट्रोल प्राप्त किया। इन्होंने इस्लामिक इंटरप्रिटेशन, इस्लामिक लिटरेचर, इन सब चीज़ों के साथ साथ पूरी की पूरी इस्लामिक लीडरशिप पे कंट्रोल प्राप्त किया। ये वर्ग भारत के अंदर आज अशरफ मुसलमानों के नाम से जाना जाता है। अशरफ मुसलमान आज भारत के अंदर एलीट मुसलमान हैं। ये वो मुस्लिम हैं जो अपनी एंसेस्ट्री को ट्रेस करते हैं, खास करके ये तुर्किक और पर्शियन कैटेगरी के लोगों से। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अशरफ मुसलमानों के पास आज राजनीति के लेवल पर पूरा कंट्रोल है, उलेमास का कंट्रोल है, काजीज का कंट्रोल है, और सबसे बड़ी बात, आज जितने भी आप राजनीतिक लेवल पर स्पोक्स पर्सन्स जो मुस्लिम वर्ग के अलग अलग टीवी मीडिया डिबेट्स पर भी सुनते हैं, मेजॉरिटी लोग भी ये यहाँ पर केवल और केवल अशरफ मुसलमान कैटेगरी के हैं। तो अशरफ मुसलमान एक बहुत ही एलिट कैटेगरी है जिसने सोसाइटी के अंदर एब्सोल्यूट कंट्रोल प्राप्त करके रखा है। इसी अशरफ मुस्लिम कैटेगरी के नीचे आता है एक अजलफ कैटेगरी। अजलफ कैटेगरी के मुसलमान में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल मेजॉरिटी के जो मुसलमान भारत में हैं वो अजलफ कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपको क्राफ्ट्समैन मिलेंगे, ट्रेडर्स मिलेंगे, आर्टिजन्स मिलेंगे, टेलर मिलेगा। आज की डेट में जो नाई होते हैं, कसाई पट्टी के मुसलमान जो बुचर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, ये सारे के सारे लोग ज़्यादातर जो इन्वॉल्व हैं ये अजलफ मुस्लिम कैटेगरी के आते हैं। इनकी एंसेस्ट्री अगर देखी जाए तो ये दिल्ली सल्तनत और ख़ास करके जब भारत के अंदर मुगल्स की हुकूमत थी उस दौरान इन्होंने, ये वो सारे लोकल हिंदूज थे जिन्होंने इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट किया था। ये वो इस्लामिक जनरेशन्स हैं जो आज से कई दशक पहले वैसे तो हिंदू थे, सनातन धर्म के थे, लेकिन इन्होंने कन्वर्ट तो कर लिया। लेकिन ब्यूटी ये है कि कन्वर्ट करने से इन्होंने इस्लाम में अपने रिलीजन को तो बदल लिया, लेकिन उसके बाद इनका सोशल स्टेटस सोसाइटी में तब से लेकर आज तक कभी नहीं बदल पाया। आज भी ये लोग जितने भी अजलफ कैटेगरी के मुसलमान हैं ये लो इनकम ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं, इनफॉर्मल वर्क में इन्वॉल्व हैं। एलीट लेवल की जिस प्रकार की स्कूलिंग आज अशरफ मुसलमान के बच्चों को मिलती है, इन लोगों के वर्गों को कंप्लीटली डिनाइड है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि पॉलिटिकल लीडरशिप में इन कैटेगरीज की, अजलफ कैटेगरी की प्रेजेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और तो और ये लोग क्योंकि लीडरशिप से कंप्लीटली बाहर हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि ये लोग न्यूमेरिकल मेजॉरिटी के हैं, ये न्यूमेरिकल मेजॉरिटी के मुसलमानों के हितों की बात कोई भी नहीं करता।
तीसरी कैटेगरी मुस्लिम्स में इससे भी नीचे आती है और उसको अर्जल कैटेगरी कहते हैं। अर्जल कैटेगरी के जितने भी मुसलमान हैं ये मुसलमानों के सबसे लोएस्ट वर्ग के मुसलमान हैं। आज जो कुछ सोशियोलॉजिस्ट्स हैं जो समाजशास्त्र पढ़ते हैं, उन्होंने अर्जल मुसलमानों को भारत के अंदर दलित समुदाय के लोगों के साथ जोड़कर उनको उस लेवल का बताया है कि इनकी कंडीशंस उस लेवल की हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये सैनिटेशन वर्क में, स्वीपिंग काम में, इसके साथ साथ कचरा संभालने का काम, इस प्रकार के हार्श कंडीशंस में ये ज़्यादातर इन्वॉल्व पाए जाते हैं। लेकिन इनके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि ये मुसलमानों के वर्ग में भारत के अंदर अरजल मुसलमान सबसे ज़्यादा स्टिग्मेटाइज्ड हैं, क्योंकि इनको राजनीतिक लेवल पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इनको राजनीति के साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर भी कंप्लीटली एक्सक्लूड किया गया है। इनको किसी प्रकार से मस्जिद के अंदर भी किसी कोई लीडरशिप पोजीशन नहीं मिलती और इनको कहीं ना कहीं लेसर मुस्लिम्स माना जाता है। ये गरीब हैं, पिछड़े हैं और सबसे ज़्यादा लीस्ट रिप्रेजेंटेड हैं। अब बात आती है महत्वपूर्ण ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की, जिसका इमरजेंस भारत के अंदर प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद से होता है। जिसके सारे लोग, जो परिवार वाली पूरी पार्टी है, उसमें ज़्यादातर जो उसकी लीडरशिप की पोजीशंस हैं वो अशरफ मुसलमान ही कंट्रोल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन अशरफ मुस्लिम्स ने जो AMIM पार्टी की पूरी लीडरशिप है, उन्होंने पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल बना के रखा है। पैराडॉक्स देखिए कि मजलिस पार्टी जो है आज की डेट में डोमिनेटेड अशरफ मुसलमानों से है, लेकिन बात वो करती है पॉलिटिकल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की, बात करती है वो खास करके अजलफ मुसलमानों की और अर्जल मुसलमानों की। लेकिन ब्यूटी देखिए, आज जितने भी भारत के अंदर अजलफ और अर्जल कैटेगरी में मुसलमान हैं, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, पसमानदा मुसलमान। पसमानदा एक ऐसा शब्द है जो कि आता है पर्शियन टर्म से, और पर्शियन टर्म का मीनिंग होता है जो पिछड़े रह गए, जो पीछे छूट गए। तो पसमानदा मुसलमान में कौन सी कैटेगरी है? पसमानदा मुसलमान में आज अर्जल कैटेगरी है और दूसरी अजलफ कैटेगरी है। इनको कंट्रोल कौन करता है? अशरफ कैटेगरी के लोग करते हैं। ब्यूटी क्या है कि जितने भी अशरफ कैटेगरी के पॉलिटिशियंस आज भारत के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व हैं, ये सारे के सारे लोग केवल और केवल इन पसमानदा मुसलमानों को, जिसके अंदर अर्जल और अजलफ दोनों कैटेगरीज आती हैं, उनको मात्र केवल एक वोट बैंक के लिए ही प्रयोग करते हैं। उनके हितों की चर्चा रेयरली कभी होती है। इस रीजन से आप देखिए कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई नीति, अगर मान लीजिए वो अर्जल मुसलमान या मान लीजिए अजलफ कैटेगरी, इन शॉर्ट पसमानदा मुसलमानों के लिए अगर कुछ होगी, तो सबसे ज़्यादा डिसेंट और प्रॉब्लम किसको होगी? वो होगी अशरफ मुसलमानों को, क्योंकि उनको लगेगा कि ये हमारा वोट बैंक है। इस वोट बैंक को आज की डेट में दूसरे अन्य पार्टी के लोग क्यों छेड़ रहे हैं? इसकी रीजन से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब 3 तलाक के मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई तो मजलिस पार्टी ने उसका ओपोजिशन क्यों किया? वक्फ की चर्चा हुई तो मजलिस पार्टी ने उसका ओपोजिशन क्यों किया? क्योंकि सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, आज अगर आप देखें तो काजी उलेमा जो 3 तलाक के पूरे प्रक्रिया को अंजाम देते आए थे, उसको ठहराते आए थे सही, वो कौन सी कैटेगरी के थे? अशरफ मुसलमान। वक्फ को लेकर ओवैसी और उनकी पार्टी ने क्यों विरोध किया? विरोध इसलिए किया क्योंकि सारे वाकिफ कौन है? अशरफ मुसलमान। तो ब्यूटी क्या है, अशरफ मुसलमानों की पार्टी जो है वो बात करेगी अजलफ और अर्जल मुसलमानों की और पसमानदा की, लेकिन उनसे ये चीज़ टॉलरेट नहीं होगी कि पसमानदा मुसलमानों के विकास के लिए आज जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं उनके हितों के लिए अगर कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर उठकर चर्चा करने आ जाए तो। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो तय है, ओवैसी साहब, आपने जो कमेंट दिया और आपने कहा कि हम इंश्योर करेंगे एक दिन ऐसी ही परिस्थिति भारत में आए कि एक हिजाब पहनने वाली महिला जो है वो भारत की प्रधानमंत्री बने। मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बोला था, भारत के संविधान के तहत ये पावर आज किसी भी एक भारत के नागरिक को है कि वो चुनाव लड़े, चुनावी प्रक्रिया से प्रधानमंत्री बने। पर ओवैसी साहब, सबसे पहले आप ये क्लैरिफाई तो करो इस चीज़ को लेके कि ये जो कमेंट आपने दिया, क्या आप चाहते हैं कि वो हिजाब पहनने वाली महिला जो भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, क्या वो भी अशरफ कैटेगरी की होगी? क्योंकि आपकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मेजॉरिटी डोमिनेंस सिर्फ अशरफ मुसलमानों का है। आप तो खुद मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप खुद भी एक अशरफ मुसलमान हैं। मैंने इसी चीज़ का सुझाव आपको दिया, क्यों ना ये चीज़ की शुरुआत आप ही करो। क्यों ना आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते
ओवैसी साहब, आप अपनी पार्टी में एक अजलफ या अर्जल कैटेगरी मुसलमानों के अंदर से चुनी हुई एक महिला को लाकर उनको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। आप इस दिन ये चीज की शुरुआत जिस दिन भी करोगे, इंशाल्लाह आपका सपना भी एक दिन जरूर पूरा होगा। तो केवल अजलफ और अर्जल मुसलमानों को देश के लिए सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से मत देखिए। चाहते हैं तो उनका विकास कीजिए। और विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उनको खैरात पर पाल के रखने का। विकास का मतलब ये होता है कि उस कम्युनिटी का ट्रू एम्पावरमेंट कीजिए। क्योंकि पसमानदा मुसलमानों का जब तक आप ट्रू एम्पावरमेंट नहीं करेंगे और केवल उनको एक वोट बैंक के नजरिए से ट्रीट करेंगे, एक दिन आएगा कि जो ईरान में हो रहा है, वो फिर सोचिए कि कहीं ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो कि आपके वोट बैंक के साथ भी वही चीज़ हो जाए। तो थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ी सी स्टेटमेंट दीजिए जो पॉजिटिव हो। आप पढ़े लिखे हैं, आप तो बैरिस्टर साहब हैं, एंड आई बिलीव आप इस पर्टिकुलर सजेशन का और इस सुझाव का ज़रूर एक पॉजिटिव नोट लेते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में 2026 में आप एक अर्जल या एक फॉर दैट मैटर अफजल कैटेगरी के मुसलमान को, एक महिला को वहां से लाकर डेफिनेटली जो है आप उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। और एक दिन हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत में एक हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनने से पहले एक अजलफ और अर्जल कम्युनिटी की महिला हिजाब पहनने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले बनती है। ट्रू एम्पावरमेंट घर से स्टार्ट होती है ओवैसी साहब। आप टेम्पलेट सेट कीजिए, इंशाल्लाह आपका ड्रीम भी पक्का अचीव होगा। धन्यवाद।